हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर ऑफिशियल चैनल बबलू ट्यूटोरियल। बबलू ट्यूटोरियल के इस चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, सभी तरह से आपकी सेहत भी अच्छी होगी। ठंड में बच करके रह रहे होंगे। देख रहे हैं कि अभी 2-4 दिनों से ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, कोहरा भी बहुत छाए हुए है। तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप अपने सेहत की ध्यान रखें, क्योंकि आपकी परीक्षाएं आ रही है। आपका सेहत आपकी परीक्षा के लिए बहुत बड़ा बाधा बन सकता है। तो यह सेहत के लिए बाधा न बने, इसके लिए बढ़िया से आप स्वेटर, मफलर, टोपी लगा करके रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, अपने परिवार वालों का भी ध्यान रखें। आप लोग यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें। आपको कैसा वीडियो लगता है इसका भी कमेंट में बात जरूर लिख करके बताएं। ये जो बोर्ड पर लिखा हुआ है, यह भूगोल के अति संभावित प्रश्न है जो आपके परीक्षा में पूछे जाने की संभावना अत्यधिक है। 2026 में आप लोग मैट्रिक एग्जाम देने जा रहे हैं, उसमें हो सकता है कि परीक्षाएं आ जाए। एकदम लगभग 85% चांस है कि इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो और वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा, बहुत छोटा वीडियो मैं बना रहा हूँ ताकि आप किसी तरह से आपको बोरिंग नहीं महसूस हो, आप ऐसा नहीं लगे कि मैं झेल रहा हूँ। कम समय में अधिक चीज़ों को देखने के लिए आप इस चैनल से बने रहिए, इस चैनल को देखते रहिए। आज भूगोल के हम अति संभावित लघुत्तरीय प्रश्नों को देखने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो के साथ जुड़े रहें। अगर ये जो बोर्ड पर लिखा हुआ PDF है इसे आप चाहते हैं या मेरे चैनल से जुड़े हुए हर चीज़ को जानकारी अगर चाहते हैं तो आप बबलू ट्यूटोरियल नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, उसे ज्वाइन कर लिया कीजिए। देखिए बच्चों, आपकी परीक्षा बहुत नज़दीक है, मन लगा करके मेहनत कीजिए, खूब बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। मेरे भगवान से यही प्रार्थना रहेगी कि आपकी परीक्षा बहुत बढ़िया से जाए, आपका रिजल्ट बहुत बढ़िया हो, आपके माता पिता और आप बहुत खुश हों, और आपकी खुशी ही हमारी खुशी है। बस आप लोगों से मैं यही चाहता हूं कि एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक कमेंट जरूर किया कीजिए, ताकि हमें और अधिक मोटिवेशन प्राप्त हो और आप लोगों के लिए मैं और मेहनत कर सकूं। क्योंकि देखिए, मैं पूरे क्वेश्चन को आपके सामने पूरे बोर्ड पर लिखता हूँ। बोर्ड पर लिखने के बाद आप लोगों के सामने इसे मैं प्रकट करता हूँ, तो मैं भी काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ। आप लोग मेहनत कीजिए, लगे रहिए। तो आते हैं आज के बिना समय गंवाए, बिना देर किए, बिना किसी झोल झाल बात किए हुए डायरेक्ट प्रश्नों की बात करते हैं। तो देखिए, जो हम लोगों ने आज लिया है, सबसे पहला प्रश्न लिया है कि हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। देखिए, ज्योग्राफी का जो पार्ट है उसमें हरित क्रांति एक बहुत बड़ा रोल निभाता है और इसका बहुत बड़ा योगदान होता है हमारे ज्योग्राफी में। ठीक है, हरित क्रांति क्या होता है तो याद रखेंगे कि सन 1960 के दशक में पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कब की बात है, 1960 के दशक की बात है। दशक मतलब 1960 से 70 के बीच की बात है कि हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र में एक क्रांति हुई, और उस क्रांति को क्या कहें, हरित क्रांति कहें। ठीक है, क्या कहें, हरित क्रांति कहें। ठीक है, यह भारत को कृषि के मामले में आत्मनिर्भर बनाया। क्या किया भारत को, तो कृषि के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाना इसका उद्देश्य था, और इसमें सर्वाधिक उपज जो है वह गेहूं को पड़ा। क्वेश्चन भी पूछ देता है कि हरित क्रांति का प्रभाव सबसे अधिक किस फसल पर पड़ा, तो गेहूं पर। भारत में इस क्रांति के जनक डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन थे, और इसमें उत्तम बीज, याद रखेंगे, उत्तम बीज एवं खाद का प्रयोग किया गया था। और उसी समय से हम लोग खाद का प्रयोग करना सीखे। कम क्षेत्रफल में अधिक खेती कैसे की जाए, इसके बारे में बताया गया था। क्योंकि दिन प्रतिदिन हमारे देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है और भूमि कम होते जा रहे हैं, तो उन पे सभी लोगों को आवास, सभी लोगों को भोजन, सभी तरह की सुविधा सभी को प्राप्त होनी चाहिए। इसीलिए इस तरह की सुविधाओं को उपलब्ध कराया गया। आगे देखिए, दूसरा प्रश्न क्या है कि मृदा निर्माण में सहायक कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, मृदा निर्माण में सहायक कारक कौन कौन से। देखिए, मृदा निर्माण के 5 मुख्य सहायक कारक है। कितने हैं, 5। एक है स्थानीय जलवायु, वहां की जलवायु के ऊपर डिपेंड करता है मृदा निर्माण। दूसरा, पूर्ववर्ती चट्टान एवं खनिज का, जो पहले से वहां मौजूद चट्टान वो भी धीरे धीरे टूटेंगे, हवा के कारण, हवा के प्रभाव के कारण, मिट्टी के प्रभाव के कारण वह धीरे धीरे टूटेगी। ठीक है, तो पूर्ववर्ती चट्टान एवं खनिज कण। तीसरा हो गया वनस्पति एवं जीव, क्या होता है, वनस्पति और जीव। चौथा हो गया भू आकृति का ऊंचाई, और पांचवा हो गया मृदा निर्माण में लगा समय। मिट्टी का निर्माण ऐसा ही नहीं कि बस चुटकी बजा मृदा का निर्माण हो गया, बहुत लंबा समय लगता है मृदा के निर्माण होने में। ठीक है, तो ये 5 कारक हैं जो मृदा निर्माण में सहायक है। आपके परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप लोग से बस यही निवेदन है कि सारे प्रश्नों को हो सके तो आप कॉपी पर उतार लिया कीजिए, और नहीं तो इसका PDF चाहते हैं तो लिंक को ज्वाइन कर लिया कीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, ताकि आप किसी तरह के बाधाओं का सामना आपको न करना पड़े। ठीक है, आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं कि प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण क्यों आवश्यक है, वाई क्यों जरूरी है।
प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण क्यों करना चाहिए? तो देखिए बताया गया है कि प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण आवश्यक है क्योंकि ये हमारे लिए बहुमूल्य है एवं समाप्त योग्य है। मतलब कि प्राकृतिक संसाधन बहुत ही जरूरी है, बहुमूल्य है, मतलब इसका बहुत अधिक कीमत है और समाप्त योग्य है, मतलब कि खत्म भी हो सकता है। ठीक है, और इसे बनने में लाखों वर्ष का समय लगता है। और जो प्राकृतिक संसाधन है इसे बनने में ऐसा नहीं है, बताए ना मिट्टी भी एक प्राकृतिक संसाधन है, बस ऐसा कि ओम भूर्भुवः स्वाहा मिट्टी बनकर तैयार नहीं। मिट्टी बनने के लिए जरूरी है समय। प्राकृतिक संसाधन को भी बनने में लाखों वर्ष का समय लगता है और इसके साथ ही अगर हम इसको आज खत्म कर देते हैं तो हमारे आने वाली पीढ़ी जो है, हमारे जो संतान होंगे उन्हें क्या मिलेगा? क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे पूर्वज, हमारे माता पिता हम लोग के लिए कमा रहे हैं और आप क्या कीजिएगा और हम क्या करेंगे कि अपने आने वाले पीढ़ी के लिए सब खत्म करके जाएंगे? नहीं, हम लोग को यह हमारा यह दायित्व बनता है कि आने वाले पीढ़ी के हित में रहते हुए हमको काम करना है। तो इसीलिए प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण जरूरी है क्योंकि आने वाला पीढ़ी को कभी कुछ मिल सके। ठीक है, नहीं तो बस उन लोग सब फोटो और चित्र में ही देखेगा और फोटो और चित्र में देख कर उन्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा और उसके सबसे बड़ा गुनहगार हम लोग होंगे। आगे है कि नदी घाटी परियोजनाओं के मुख्य उद्देश्य को लिखिए। देखिए नदी घाटी परियोजना क्या है? तो नदियों पर अनेक उद्देश्यों से बहुत सारे बांध बनाए जाते हैं या अन्य तरह की संरचना की जाती है जिसे नदी घाटी परियोजना कहते हैं। क्या उद्देश्य होता है? तो देखिए इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य है समन्वित रूप से नदी घाटियों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को हल करना। नदी घाटी से जुड़ा हुआ जितना भी मामला है उस सभी को हल करना इसका काम है। जैसे कि देखिए इसे बाढ़ का नियंत्रण, ठीक है, पहला काम क्या है इसका? बाढ़ पर नियंत्रण करना है। उसके बाद है मृदा अपरदन पर रोक लगाना, मृदा जो कट रहा है उस पर रोक लगाने के लिए मृदा अपरदन पर रोक लगाना है। सिंचाई एवं पीने के लिए पानी, ठीक है, इसका एक भी उद्देश्य है कि सिंचाई हो, पीने के लिए पानी प्राप्त हो, यह भी एक तरह का उद्देश्य है मृदा संरक्षण का, नदी घाटी परियोजना का। आगे क्या है? तो उद्योगों गांव और नगरों के जल विद्युत उत्पादन। जो उद्योग है वह उद्योग में मतलब कि कंपनी में, कोई गांव में, कोई नगर में कुछ न कुछ पानी जो जल विद्युत होता है इलेक्ट्रिसिटी से बनाया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी जो है वाटर से बनाया जाता है, तो उसकी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए। इसके बाद वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जरूरी है और जैसे कि मत्स्य पालन के लिए जरूरी है। बहुत कुछ जरूरत होती है नदी घाटी परियोजनाओं की। तो इस तरह से आप देखिए आपके सामने मैंने 4 प्रश्न कराए। अगले साल में मैं और 2 प्रश्न लेकर के आऊंगा क्योंकि पूरे ज्योग्राफी में कुल मिलाकर के 6 प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें आपको 3 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। ठीक है, तो इतना आप लिखिए, इसके बाद हम फिर और क्वेश्चन लिखवाते हैं। देखिए बच्चों अगला जो प्रश्न है वह है ऊर्जा के 2 अनवीकरणीय स्रोत को लिखे। देखिए जितना भी प्रश्न हम आपको दे रहे हैं उस सभी प्रश्नों को बहुत ही आसान और सरल शब्द में उसका आंसर लिखे हैं। ठीक है, और आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में भी आ जाएगा, इसलिए आप बहुत अच्छा से इसको देखिए। वीडियो बिना स्किप किए हुए आप अच्छी तरह से प्रयास करते रहिए, आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। देखिए क्या है कि ऊर्जा के 2 अनवीकरणीय स्रोत का उल्लेख करना है। ऊर्जा के 2 अनवीकरणीय स्रोत के बारे में लिखना है। देखिए क्या लिखना है कि परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है लकड़ी, उपला समझते हैं, गोबर के गोईठा होता है ना उसको उपला कहते हैं। ठीक है, तो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है लकड़ी, उपले, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा विद्युत। ये सब जो है ना प्राकृतिक ऊर्जा जो है इसके अंतर्गत परंपरागत ऊर्जा में सब आते हैं और इनमें कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का भंडार सीमित है। लेकिन इसमें देखिए जो कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, इनका भंडार जो है सीमित है, लिमिट हो गया है। ठीक है, ये सब अनवीकरणीय है, ये समाप्त हो जाने वाले शक्ति के साधन है और अनवीकरणीय है। ठीक है, ये सब समाप्त भी हो जाएगा, इसलिए इनका विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। मुख्य रूप से आपको कुछ बताना था कि ऊर्जा के 2 अनवीकरणीय स्रोत लिखना है। तो ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत में कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया। थोड़ा सा अगर आप देखिए ज्योग्राफी को आप थोड़ा सा आंसर को अगर बढ़ा करके लिखते हैं, बना करके लिखते हैं तो अति सुंदर रहता है, मास्टर बहुत बढ़िया से नंबर आपको देता है। आगे है कि प्राकृतिक गैस के महत्व बताना है। तो देखिए प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है। क्या है? नेचुरल गैस के बारे में बताना है। तो प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है जिसका उपयोग विभिन्न क्षेत्र में किया जाता है, जैसे कि खाना पकाना। ठीक है, प्राकृतिक गैस के माध्यम से खाना पका सकते हैं, हीटिंग में काम आता है, बिजली उत्पादन में काम आता है और प्रौद्योगिकी क्रिया जैसे कि टेक्नोलॉजी में बहुत कुछ इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, यह जो है यह एक स्वच्छ ईंधन है और अन्य जीवाश्म ईंधनों की तुलना में कम प्रदूषण फैलाता है। इसके साथ साथ यह कम प्रदूषणकारी है। अभी
हमारे देश के बड़े शहरों जैसा कि दिल्ली मुंबई की हालत प्रदूषण के कारण बहुत खराब हो जाती है, और ठंड के समय में तो कहना ही नहीं है कितना प्रदूषण होता है। तो जो प्राकृतिक गैस है कम प्रदूषण फैलाता है अन्य गैसों की, जैसे पेट्रोलियम से गाड़ी चलता है, हम लोग गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं और एक गाड़ी जो सीएनजी से चलता है, तो पेट्रोल वाला के सीएनजी की तुलना में पेट्रोल वाला बहुत अधिक प्रदूषण फैलाता है। और पेट्रोल वाला जब जलता है तो उससे निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो हमारे शरीर के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसको ऊपर इफेक्ट करता है, और हम लोग क्या करता है कि सांस लेने में बहुत दिक्कत करता है, ठीक है, उसकी दम घोटू गैस उसको कहते हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल इसलिए करना चाहिए क्योंकि यह जो है कम प्रदूषणकारी है, प्रदूषण को कम फैलाता है। इसके बाद कह रहा है कि सीएनजी के रूप में वाहनों में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका उपयोग जो है वो सीएनजी के रूप में कहाँ किया जा रहा है, वाहन में इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए बच्चों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, मैं बार बार आपसे कहता हूँ, चैनल पर अगर नए हैं, आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, ताकि हम लोग का यह परिवार थोड़ा और बड़ा हो सके। क्योंकि मैं अपने ओर से पुरजोर मेहनत कर रहा हूँ, खूब तरह से मेहनत कर रहा हूँ, बहुत अच्छी तरह से मेहनत कर रहा हूँ। आप लोगों के लिए मैं हमेशा तत्पर तैयार हूँ। आप लोग भी मेरे लिए कुछ कीजिए, तब कुछ बात बनती है, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती है। जब मैं इधर से आपको इधर से इस तरह से दे रहा हूँ तो आप लोग उधर से दीजिएगा तो ही कुछ बनेगा, ठीक है। आपके एक कमेंट, आपके एक लाइक, एक सब्सक्राइब के कारण मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, मैं बहुत आगे की ओर बढ़ने का प्रयास करता हूँ। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में फिर नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। आप इस चैनल के साथ बने रहिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बस एक ही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। किसी तरह की दिक्कत है, किसी तरह की परेशानी है तो उसको भी आप लिखिए। आपसे होमवर्क है कि सीएनजी का फुल फॉर्म आपको लिख के बताना है, ठीक है। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है कमेंट में आप लिखेंगे। धन्यवाद।